जो भी है जितना भी है हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। देखना यार, आपका बोल रहे थे ना नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के अंदर ना आपको क्या करना है। एक मिनट। हाँ, तो नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोला था मैंने आपको, बताने से पहले ही बोला था आपने। नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अटैक्स मोस्ट मेटल्स, पॉइंट याद रखना, एक्सेप्ट नोबल मेटल्स। नोबल मतलब जो रिएक्टर नहीं करती, इनर्ट मेटल, ठीक है। कौन कौन सी होती है इनर्ट मेटल्स बेटा? गोल्ड, प्लैटिनम। गोल्ड और प्लैटिनम पे आपका HNO3 रिएक्ट, उनके साथ HNO3 रिएक्ट नहीं करे। द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अकेला एसिड जिसकी कॉन्सेंट्रेशन भी डिसाइड करेगी कि प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, ज्यादा नहीं दिमाग पे रखना, बता दो। एक कॉन्सेंट्रेटेड वाला होगा, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, मतलब कि आपने टेम्परेचर क्या ले रखा है रिएक्शन का, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले रखा है या डाइल्यूट HNO3 ले रखा है, ये भी डिसाइड करेगा। तीसरा, जो मटेरियल के साथ तुम उसकी रिएक्शन करवा रहे हो, सपोज करो कि कॉपर के साथ करवा रहे हो। कॉपर के साथ अगर HNO3 डाइल्यूट है तो कॉपर का नाइट्रेट बनेगा, ठीक है। कॉपर का क्या बनेगा? नाइट्रेट। और साथ में क्या रिलीज होने वाली है? नाइट्रिक ऑक्साइड। याद रखने वाली चीज, जब आपका डाइल्यूट HNO3 है तो नाइट्रिक ऑक्साइड आपका बाई प्रोडक्ट है। पानी तो obviously बता रखा है आपको, जब भी H और O हो पानी बनाना ही बनाना है, ऐसे रटना नहीं है प्लीज। कॉपर, जैसे दो रिएक्शंस हैं, एनसीईआरटी से बाहर अभी नहीं करेंगे, कुछ होगा तो मैं बता दूंगा आपको। कॉपर जब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? कॉपर का नाइट्रेट, नाइट्रिक ऑक्साइड और पानी। नाइट्रिक ऑक्साइड इज द बाई प्रोडक्ट NO, जिसके अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +2। हाँ जी, x-2 इज इक्वल टू 0, x प्लस। जब यही कॉपर HNO3 कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रेट तो बन ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बाय प्रोडक्ट चेंज हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO, पानी तो बन, ठीक है। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के केस में, डाइल्यूट वाले केस में क्या बनेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरे वाले में क्या बनेगा? डाई नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब जिंक देखो, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ क्या देगा? N2O। N2O क्या होती थी? लाफिंग गैस। और विद कंसंट्रेटेड के साथ क्या देगा? NO2। नीचे वाली रिएक्शन तो सेम ही हुई, जैसे कॉपर ने कॉन्सेंट्रेटेड के साथ क्या दिया? NO2, और जिंक ने भी कॉन्सेंट्रेटेड के साथ क्या दिया? NO2। ये प्रोडक्ट वेरी कर गया, जिंक क्या दे रहा है आपको? N2। अब देखो सम मेटल्स, कौन कौन सी मेटल्स है जी, देखो अभी एक बार एनसीईआरटी का, प्योरली एनसीईआरटी की तरफ बात कर रहा हूं मैं। कॉपर और जिंक का केस करवाया और कुछ नहीं करवाया, चलो कहानी की फॉर्म में बस। some metals chromium and aluminium do not dissolve in concentrated nitric acid because of formation of passive film of oxide on the surface, क्योंकि ये दोनों मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो ये अपने ऊपर क्या करवा लेंगी? ऑक्सीडेशन, क्योंकि HNO3 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई दोनों के ऊपर, क्रोमियम ऑक्साइड की, और इसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसलिए ये इसके साथ डिसॉल्व नहीं करते। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑल्सो ऑक्सीडाइजेस नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। मेटल्स तो है ही है, मेटल्स कौन कौन सी पड़ी है आपने? जिंक और कॉपर। क्रोमियम और एल्यूमिनियम तो रिएक्ट कर नहीं रही, मतलब वो क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड बना लेती है अपने ऊपर, जिसमें आपकी नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। कौन कौन सी? आयोडीन किसमें होगा? आयोडिक एसिड। क्या डी ब्लॉक में ये लिखवाया था? I नेगेटिव ऑक्सीडाइजेस इनटू आयोडिक एसिड, IO3 नेगेटिव लिखवा रखा है शॉर्ट छोटे में, I नेगेटिव ऑक्सीडाइजेस इनटू IO3 नेगेटिव, याद करो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, कमीनो 4 के साथ KMnO4, छोटी में छोटा बता रखा है, S-2 में होता है, याद आ गया? सॉरी S-2 S में होता है ऑक्सीडाइज। स्टेप 1 तो याद करवा रखा था, स्टेप 2 के लिए सारा, आयरन +2 से किस में जाता है? +3 में जाता है ऑक्सीडाइज होके। उसी टेबल के अंदर मैंने I नेगेटिव को IO3 नेगेटिव में लिखवा रखा है। कार्बन किस में ऑक्सीडाइज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में।
सल्फर किसमें होगा, याद करो यार, प्लीज याद करो, सल्फर किसमें होगा, H2SO4 में, और फॉस्फोरस किसमें होगा, फॉस्फोरिक एसिड। एक बार देखना जाके, मैंने नीचे ये वाली सारी चीजें लिखवा रखी है, देख लो। देखो I2 किसमें कर रहा है, HiO3। अब ये H हटा दूं मैं तो IO3 नेगेटिव। जिसको डी एंड एफ याद होगा ना उसको ये समझ आएगी। कार्बन किसमें ऑक्सीडाइज हुआ, CO2। कैसे, इधर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, इधर क्या है +4। इधर देखो S8 क्या है 0, इधर क्या होगी आपकी सल्फेट आयन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी सल्फर की। H2SO4 है, x - 8 + 2 = 0, x - 6 = 0, x +6। नहीं आया। और फॉस्फोरस किसमें हो रहा है, H3PO4 में, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इधर 0 है। ब्राउन रेड टेस्ट आपको करवाया था। अब आ गई फॉस्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म्स, इंपॉर्टेंट है ये। फॉस्फोरस इज फाउंड इन मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स, कौन कौन सी, व्हाइट, रेड और ब्लैक। व्हाइट, रेड और ब्लैक। अपने काम की पता है कौन सी है, व्हाइट वाली। व्हाइट पे बहुत सारी रिएक्शंस हुई हैं, व्हाइट वाली होती है मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म। व्हाइट फॉस्फोरस का होता है मोस्ट रिएक्टिव होता है। जो भी चीजें आपको दिखेंगी ना रिएक्शन रिएक्शन में, वो उसमें कौन इन्वॉल्व होएगा, व्हाइट फॉस्फोरस, क्योंकि वही रिएक्टिव होता है ज्यादा सबसे। देखना, white phosphorus is a translucent white waxy solid, translucent white waxy solid, it is poisonous। phosphorus बहुत poisonous हो, insoluble in water, याद रखना, but soluble in कार्बन डाइसल्फाइड। ये पॉइंट याद रखना, नोट करके याद रखना। ये चाहे घर जाके एक बार दोबारा पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन आता है। व्हाइट वाला ये हो रहा है ना, इसका उल्टा होगा रेड वाले में, दिखाऊंगा अभी। व्हाइट फॉस्फोरस ट्रांसलूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड है, पॉइजनस है, पानी में इंसोल्यूबल है, लेकिन सोल्यूबल किसके अंदर है, कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर। इसको बोलते हैं हम लोग केमिल्यूमिनेसेंस, वो उसकी प्रॉपर्टी है। तो ठीक है, इट dissolves in boiling NaOH to give an inert atmosphere giving PH3 phosphine। क्या ये रिएक्शन मैंने आपको याद कराई थी, पी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर इसको सॉल्व करवाया था। P4 + 3 NaOH + 3H2 gives PH3 + 3 NaH2PO2। याद नहीं होगी। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -3। इसमें क्या हो जाएगी, -4 प्लस, आया समझ, +1 करके देख लो। Na की भी +1, हाइड्रोजन की भी +1, +3 हो गया, और इधर -4 है। ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस सबसे लेस स्टेबल होता है और मोर रिएक्टिव। यही लाइन बोली थी क्या मैंने आपको, मोर रिएक्टिव than the other solid phases under normal conditions because of angular strain in P4 molecule। P4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है जी, टेट्राहेड्रल, कॉर्नर्स पर अरेंज होते हैं। इसमें एंगल, इसका एंगल कितना है 60 डिग्री, इसमें एंगल स्ट्रेन है 60 डिग्री। देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होना कितना चाहिए, वैसे एंगल आपस में 109.28, तो इसमें 60 डिग्री का स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन है इसका मतलब अनस्टेबल है, अनस्टेबल है मतलब मोर रिएक्टिव है। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। ठीक है, angles are only 60 degree, it readily catches fire to give dense white fumes of P4O10। कहानी की फॉर्म में क्वेश्चन दे दे कि एक ऐसा सब्सटेंस है वो जब आपको रिएक्ट करता है तो वो फायर कैच कर लेता है टू गिव डेंस फ्यूम्स। किसके, P4O10 के। P4 का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। अब बात कर रहा हूं रेड फास्फोरस की। व्हाइट फास्फोरस को जब 573 केल्विन पे इनर्ट एटमॉस्फेयर के अंदर फॉर सेवरल डेज हीट किया जाता है तो क्या बन जाता है, रेड फास्फोरस। व्हाइट को ही हीट करना है, क्या बन गया, रेड। टेम्परेचर याद रखना कौन सा, 573 केल्विन। मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है सच, बट हाँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा फंस सकता है। When red phosphorus is heated under high pressure, a series of phases of black phosphorus is formed। देखो, व्हाइट को हीट किया, रेड बना। रेड को हीट किया अंडर इनर्ट एटमॉस्फेयर, अपना अंडर हाई प्रेशर, तो ब्लैक बन गया। रेड फॉस्फोरस पोजेसेस आयरन ग्रे लस्टर, नाम हो गया इसका, मतलब प्रॉपर्टी होगी कि कौन सा कलर होता है। इट इज ऑर्डरलेस, नॉन पॉइजनस, जबकि व्हाइट क्या था, पॉइजनस। इनसोल्यूबल इन वाटर, वो भी इनसोल्यूबल था पानी में।
और वो सोल्यूबल किसमें था, कार्बन डाइसल्फाइड में। ये कार्बन डाइसल्फाइड में भी क्या है, इनसोल्यूबल। बोला था उल्टा होएगा। चलो, रेड फॉस्फोरस इज मच लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फॉस्फोरस। ये मत समझना कि जो रेड है वो ग्लो करता है डार्क के अंदर, इट डजंट ग्लो इन डार्क। पॉलीमेरिक है, कंसिस्टिंग ऑफ P4 linked together in a manner, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपस में क्या किया हुआ होगा, कनेक्टेड होगा। ठीक है। ब्लैक फास्फोरस की दो फॉर्म्स होगी, अल्फा और बीटा। अब मैं कुछ आपको मैं स्टेटमेंट दूं, मान लो कि रेड फास्फोरस कंसिस्ट ऑफ टू फॉर्म्स, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। गलत है, क्योंकि वो चीज तो किसके लिए ठीक है, ब्लैक फास्फोरस के लिए। ठीक है, क्या हो गया, दो फॉर्म्स, अल्फा फास्फोरस इज फॉर्म्ड व्हेन रेड फास्फोरस इज हीट। ब्लैक किससे बन रहा था, रेड से ही बन रहा था। रेड फास्फोरस को सील ट्यूब में 803 केल्विन पे हीट करोगे तो कौन सी फॉर्म बनेगी, अल्फा। इट कैन बी sublimed इन एयर एंड हैज ओपेक मोनोक्लिनिक। इंपॉर्टेंट है, जो आपका अल्फा फास्फोरस होगा, अल्फा ब्लैक फास्फोरस होगा, उसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, मोनोक्लिनिक या फिर रोम्बोहेड्रल। ये पॉइंट नोट कर लो, मोनोक्लिनिक या फिर रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर होगा किसका, अल्फा ब्लैक फास्फोरस का। ठीक है। और यही अगर मैं बीटा की बात करूं, बीटा ब्लैक फास्फोरस इज प्रिपेयर्ड बाय, कौन से हो रहा है, व्हाइट से हो रहा है। बीटा वाला किससे हो रहा है, व्हाइट से, एट 473 अंडर हाई प्रेशर, इट डजंट बर्न इन एयर अप टू 673 गाइस। नहीं यार, अल्फा ब्लैक फास्फोरस है और बीटा ब्लैक फास्फोरस है। अल्फा वाला रेड से बन रहा है जब 803 केल्विन पे आप उसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। दूसरे वाला 473 केल्विन पे हीट कर रहे हो उसको, व्हाइट को। तो ये बात नो, अब मान लो आपके पास ये आ गया कि जो फास्फोरस है आपका ब्लैक फास्फोरस, वो रोम्बोहेड्रल मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो बताओ वो अल्फा है या बीटा है। एनसीईआरटी में बीटा के लिए तो कुछ लिखा ही नहीं। ठीक है, तो अल्फा फॉर्म याद रखें, साफ पता लग जाएगा, कहानी वगैरह बना के बोल बोल दे, क्योंकि ऑप्शन तो अल्फा और बीटा में से कोई एक ही होएगा। ठीक है, चलो, फोस्फीन पीएच 3। फोस्फीन क्या होता है, पीएच 3। उसको बनाने के लिए बता रखा है यार, फोस्फाइड को पानी के साथ, फोस्फाइड को HCl के साथ। और उसमें कैसे बनाओगे भाई, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, B4 प्लस NH प्लस PH2 PH3 प्लस, ये तो रट लो ये वाली रिएक्शन तो यार। ठीक है, P4 प्लस 3NH बेसिक प्लस पानी गिव्स फॉस्फीन प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। जब ये प्योर होती है तो क्या होगी, नॉन इन्फ्लेमेबल, but becomes inflammable owing to the presence of P2H4 और P4 vapors। प्योर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन P4 या उसका कोई P2H4 का मिक्सचर है, तो उसको क्या करोगे आप, वो क्या होगा, फ्लेमेबल हो। To purify it from impurities, it is absorbed in HI to form phosphonium iodide, which on heating gives, with KOH gives phosphine, PH4I। जब आपने, प्योर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लो P2H4 या P4 का मिक्सचर है तो इम्प्योर होगी और फ्लेमेबल हो जाएगी। और प्योरीफाई करना है जब आपको इम्प्योरिटीज है तो उसको किसके साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी, HI के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी, फॉस्फीन की। कोई दिक्कत नहीं है यार, PH3 और HI क्या बन गया, PH4I। कंबाइन कर दिया, PH4I की रिएक्शन किसके साथ कराओ, KOH के साथ, देगा क्या, Ki प्लस H2 प्लस फॉस्फीन वापस दे दे। नहीं यार, ठीक है जी। कलरलेस है, रोटन फिश स्मेल है, सड़े हुए मछली होगी, हाईली पॉइजनस। फॉस्फोरस भी क्या था, पॉइजनस ही था। याद आ गया, व्हाइट फॉस्फोरस खा रहे हो, एक्सप्लोड्स इन कांटेक्ट विद ट्रेसेस ऑफ, ठीक है यार, खुद ही इतना अनस्टेबल है, आगे तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हो तो खराब ही होगा। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ना तो रेड वाला पानी में डिसॉल्व हो रहा था, ना ही व्हाइट वाला। पर व्हाइट वाला CS2 में हो रहा था, ब्लैक उसमें नहीं हो रहा, रेड में नहीं हो रहा था।
When absorbed in copper sulfate of mercury chloride the corresponding phosphides are formed. उल्टा कर दिया, इनकी रिएक्शन इसके साथ करोगे तो ये आ जाएगा, ये करोगे तो ये। वीकली बेसिक क्यों, NH3 जैसा ही तो दिख रहा है, फोस्फोरस पे क्या पड़ा है, एक लोन फिर HBr के साथ रिएक्शन हो PH4Br, जैसे HI के साथ कराई थी PH4I बन गया था। ओके, ये मैं आपको यार ऑर्गेनिक वाली रिएक्शन है, पहले अपन ने PCl3 किससे बनता है, P4 प्लस SOCl2 से, P4 प्लस ये भी करा रखी है मैंने आपको ऑर्गेनिक के अंदर। PCl3 की रिएक्शन PCl5 की रिएक्शन करवा रखी है, SOCl2 की करवा रखी है। PCl3 हाइड्रोलाइज हो जाएगा क्योंकि d ऑर्बिटल्स यहाँ पड़े, Cl इज रिप्लेस्ड बाय OH, तो क्या बन गया H3PO3, अरे तीनों Cl रिप्लेस हो गए, OH 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 लग गया, तो H3PO3 यानी POH थ्राइस, बस P को सेंटर में रख दिया मैंने। ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रहा है भाई, OH को किससे रिप्लेस कर देगा, Cl, ऑर्गेनिक की रिएक्शन भी दे रखी है, C2H5OH PCl3 डाला होगा, क्या बन गया, और बाई प्रोडक्ट क्या याद रखोगे H3PO3, नहीं आया, सोच लो। ठीक है जी, सेम P4 10Cl2 ज्यादा हो जाएंगे तो PCl5 बन जाएगा, SO2Cl2, SOCl2 करेंगे तो क्या बनेगा PCl3, बट SO2Cl2 करोगे तो PCl5, प्लीज याद रखना। पानी के साथ रिएक्शन है, POC 3Cl तो रिप्लेस हो गए, क्या बन जाएंगे OH, समझ रहे हो मेरा पॉइंट, O लग गए हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा P, मतलब क्या हुआ क्या है, जो ये आपका H2O है, ये Cl ले गया है यहाँ से, H जो है Cl ले गया, तो HCl अलग प्रोड्यूस हो गया और O इंसर्ट हो गया जाके POCl3, और दो HCl बाहर। पक्का, POCl3 में आके पानी डालोगे तो H3PO4 बन जाएगा, नाले HCl, हीट करोगे तो PCl3 प्लस Cl2, सेम रिएक्शन लिखी हुई है जी, PCl के साथ तो PCl3 यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट TBP, इंपॉर्टेंट पॉइंट टीवी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ओके है PCl5। अब आ गया आपका क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन आता है, ध्यान से, इन गैसियस एंड लिक्विड फेजेस इट हैज अ trigonal bipyramidal structure which is as shown, चाहे गैसियस हो चाहे लिक्विड हो, PCl5 कैसे एग्जिस्ट करेगा, TBP की तरह एग्जिस्ट करेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। अब ध्यान से, तीन कितने हैं बेटा, इक्विटोरियल, ये वाले कौन से हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स, एक्सियल कौन से हो गए, ऊपर वाले, ऊपर नीचे वाले, और एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर होते होते हैं बेटा, फास्ट छोटे होते हैं। This is due to the fact that axial bonds suffer more repulsion as compared to equatorial। पता है आपको, ये बता रखा है मैंने आपको कि अगर कोई भी लोन पे रखना है या कोई हैवी आइटम रखना है तो कहाँ रखोगे, इक्विटोरियल पे, इक्विटोरियल पे रखो बेटा, एक्सियल पे ज्यादा इंटरेक्शन होती है। यहां अगर रख दिया तो ये एंगल कितना हो गया इनके बीच में, 90 डिग्री है। हाँ, ऊपर ये वाले एक्सियल है, ये वाले तीन, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट के अंदर ये कैसा रहेगा, आयनिक सॉलिड की तरह। दो PCl5 है, एक में से Cl निकाल देते हैं, दूसरे में डाल देते हैं, PCl4 पॉजिटिव PCl6 1 नेगेटिव, नहीं आया समझ। दो PCl5 थे, एक वाले में से Cl निकाल के दूसरे वाले में डाल दिया, जिसको मिला उसको नेगेटिव, जिससे गया उस पे गरीब हो गया। बोलो, PCl4 पॉजिटिव की टेट्राहेड्रल, PCl6 नेगेटिव की ऑक्टाहेड्रल, यानी क्या PCl5 अपनी ज्योमेट्री चेंज कर सकता है, यस सर, अगर उसका फेस चेंज हो जाए तो। लिक्विड गैस में नहीं करेगा, सॉलिड के अंदर आयनिक सॉलिड जो एग्जिस्ट करता है, टेट्राहेड्रल प्लस PCl3 पानी के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, H3PO3 प्लस 3HCl।
बता रहा है इक्विवेलेंट कहता है ऑल फोर फाइव बॉन्ड्स आर। वाह, स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। ये वही वाला काम आ गया आपका, जो टेबल है वो ध्यान से। पहले वाले को क्या, H3PO2 का क्या नाम पड़ेगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। उसको बोलते हैं फॉस्फेनिक एसिड, दूसरा नाम फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। H3PO2। मुझे मत देखो बेटा, इसको देखो, मेरे को क्या होगा देखने से। H3PO2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो सारे निकाल लोगे, कुछ ऐसा नहीं है इसका। H3PO2 फॉस्फोनिक, फॉस्फोनिक, ऑर्थोफॉस्फोरिक। ओके, क्या लिखा हुआ बेटा, पायरो फॉस्फोरस एसिड। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है, उसका दो गुना करना, H6 हो जाएगा, P2 हो जाएगा और O6 हो जाएगा। नहीं आया यार, दो गुना किया, दो गुना किया उसका। पानी निकालना इसके अंदर से, इसी के अंदर से क्या निकालोगे, पानी। पायरो वर्ड व्हेन कम्स हीट, बुखार होता है एंटीपायरेटिक, इसका डबल मारा और पानी निकाल दिया, क्या यही नहीं बनेगा। चेक करना, मन में चेक कर लो, मन में चेक कर लो जल्दी, लिख के देख लो। है, कह दो यार। अगला देखना, रटवाऊंगा नहीं, देखना। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड कौन सा है, H3PO, दो गुना करना, दो गुना H6P2O8, पानी निकालना इसके अंदर से, ये बनेगा। देखना एक बार। अब वो ना मेरे को आज तक याद नहीं हुई थी कभी भी, जब मेरे मेरे टाइम पे तो किसी को रटो बैठ के, नाम ऐसे ही याद करने हैं। ठीक है, मेटा का मतलब होता है मैनी, मतलब जैसे ये पॉलीमेरिक स्टेट होती है, जब सिंगल यूनिट अरेंज हुआ हुआ होता है, साइक्लिक फॉर्म होएगी तो यहाँ पे एन की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, एक आपको मैं करवाऊंगा, हाइपो फोस्फोरिक एसिड। अब फोस्फोरिक है तो सर ऑर्थोफोस्फोरिक की ही बात करूंगा मैं, इसका डबल कर दिया था बेटा आपने, H6P2O8, पानी भी निकाल दिया था आपने। हाइपो का मतलब है बेटा एक ऑक्सीजन भी उड़ा दो। वापस यही आ गया, देखना एक बार मेरे को, मन में बना लो आप यार, एक बना लो यार, यही बनेगा क्या, पायरोफोस्फोरस उसमें से एक को हटाओगे यही बनेगा। नहीं आया, ऐसे ही सल्फर के याद करवाऊंगा सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये सारी बातें आपको ना स्ट्रक्चर्स बना के बताइए, एक पीओएच बॉन्ड है, दो पीएच बॉन्ड है, वगैरह वगैरह वगैरह। एक बात कहूं, एक स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं आप। जब भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना आ जाए ना, पीरियड नंबर 3 का एलिमेंट हो, सेंट्रल एलिमेंट क्या हो, पीरियड नंबर 3 का, चेक कर लो आप period number 3 का। मान लो H3PO2 है, सबसे पहले पता क्या करना है, पी लेना है, पी सेंट्रल एटम ले लिया, आंखें करनी है बंद, और जल्दी जल्दी डबल बॉन्ड ओ लगा देना है एक, खत्म। इसमें से जो डिलीट हो गया उसको निकाल दो, यानी ओ, एक ही ओ बच गया। अब आपने ओ और एच की क्या बांटनी है, टीम बांटनी है। ओ और एच की क्या बांटोगे, टीम। ओ के साथ एक ही एच लग सकता है, तो ओ एच एक सिंगल बॉन्ड हो गया, समझ लो। बाकी क्या बच गया, दो एच डायरेक्टली पी के साथ अटैच हो। ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, H3PO2। नहीं आया,
जितने भी एच मेटल के साथ लगे होते हैं वो होते हैं रिड्यूसिंग एच, जितने भी एच ओ के साथ लगे हुए होते हैं, ओ के साथ कॉम्बिनेशन में होते हैं, वो होते हैं एसिडिक एच। ये एसिडिक एच है और ये वाले दोनों क्या है, रिड्यूस। यानी रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा है, H3PO2 then H3PO3 then H3PO4। और H3PO4 के अंदर कितने H रिप्लेसेबल है बेटा, फिर 3, क्योंकि O के साथ वाला जो H है वो एसिडिक है। तो कितने एसिडिक H हैं, 3। तो इसकी बेसिसिटी की वैल्यू क्या होगी, 3। समझ आई, इसकी बेसिसिटी की वैल्यू क्या होगी, 4। इसकी बेसिसिटी की वैल्यू क्या होगी, 2। एक रिड्यूसिंग H है, देख लो इसमें, देखो एक एम्स का क्वेश्चन था ये आया हुआ। ओके है, स्ट्रक्चर साहब कहता है पीओपी बॉन्ड किसमें है, H4P2O7। टीम बांट दी ना आपने, ऐसी टीम बांटनी है आपने, देखो ऐसी टीम बन जाएगी। उसी हिसाब से नीचे वाला हो गया ना फिर। हाँ पीओपी बॉन्ड है, पर ये यार पीओपी बॉन्ड, सिर्फ इसमें पीओपी बॉन्ड थोड़ी है, ये तो साइक्लिक अपना पॉलीमेरिक फॉर्म होगी ना, लिखा हुआ है देखो पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। आप ये बोल सकते हैं कि ये ऑक्साइड लिंकेज है, पर ऑक्साइड लिंकेज टाइप कह सकते हैं इसको अपन, पर ऑक्साइड नहीं ऑक्साइड है, बोलो यार। ठीक है, स्ट्रक्चर्स थोड़े से देख लेना, मैंने आपको बताया वही लाइन इंग्लिश में लिखी हुई है, जैसे मेरे को तो इंग्लिश कम आती है ना, पता तो है आपको। ये याद रखना भाई, H3PO2 का मतलब हो गया रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अच्छा। क्योंकि यार तुम खुद सोचो ना यार, जो H रिप्लेसेबल नहीं है वो रिड्यूसिंग नेचर को प्रमोट कर रहे हैं, इसमें रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा, इससे कम, सबसे कम नहीं आ रहा है। और एसिडिक नेचर चेक करोगे तो सबसे ज्यादा आएगा इसका, फिर इसका, फिर उसके बाद इसका। ओके, पक्की बात। वही आपको एक रिएक्शन कहता है, कोई रिएक्शन प्रूव कर दो कि जिसमें ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा हो, यानी ऑक्सीडाइज कर रहा हो सामने वाले बंदे को। AgNO3 साथ पानी और ये डाल देना, Ag क्या हो जाएगा, ये नाइट्रिक एसिड बन गया। ठीक है, वो ट्राई बेसिक वगैरह भाई लिखा हुआ जो आपको पता है। सो दिस कंप्लीट्स योर ग्रुप नंबर 15। नेहा पूजा आशा सब बिहारिन खत्म हो गई।